आदाब अस्सलाम, मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन का मिलेट टाइम्स पर इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला आज़मगढ़ के बिलरियागंज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हसीब जमई साहब, जो सियासत के जानकार भी हैं और लिटरेचर और अदब से भी जुड़े रहे हैं। आइए हसीब जमई साहब से हम गुफ्तगू करते हैं। हसीब जमई साहब, पहले तो आपका तारुफ ही जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं अब्दुल हसीब जामई, बिलरियागंज मीडिया सिटी से ताल्लुक़ है मेरा। यहाँ जो है जामतुल फलाह से पढ़ने के बाद मैं चला गया जाम मिलिया और वहाँ से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक इनरोलमेंट हुआ। वहाँ से छोड़कर फिर मैं भिवंडी नगरी चला गया और वहाँ पे अपनी रोज़ी रोज़गार के हिसाब से काम करने लगा और उसके बाद सियासत से भी जुड़ा रहा और वहाँ की कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता व जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट रही। लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मैं राष्ट्रवादी ज्वाइन किया और उसके बाद वहाँ से हटने के बाद मैं यहाँ पलायन कराए वापस बिलरियागंज और 1 साल से मुसलसल हूँ और यहीं मेरी जन्मभूमि या मेरी कर्मभूमि होगी। और अदबी जो मामला है, कुल मिला करके उर्दू विरासत कारवां से मैं जुड़ा रहा, कारजू साहब के साथ, आसिफ आज़मी के साथ, और पूरे भारत में 12-14 मुशायरे भी हुए और आइडिया कम्युनिकेशन से भी जुड़ा रहा और द पेन फाउंडेशन का मैं फाउंडर मेंबर भी हूँ और इस तरीके से ये कारवां जारी है। हसीब जमी साहब, अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि आप जो फ़िलहाल अभी आपने बताया अपने तारुफ में कि कांग्रेस पार्टी में भी आप शामिल रहे, तो क्या किसी और सियासी दल से आपका ताल्लुक़ है अभी फ़िलहाल? नहीं, इस वक्त मैं जो है कुल्ली तौर पे कहीं किसी भी पार्टी से मैं मुंसलिक नहीं हूँ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। ऑफ़र तो कई हैं लेकिन अभी मैं किसी पार्टी से मुतल्लिक नहीं हूँ। आखिर क्या वजह रही है कि कांग्रेस पार्टी को आपने छोड़ दिया? उस वक्त तो जो है अंदरूनी जो है खलफशार था और यही वजह थी। मतलब जिनको जो असल हक जो था उनको नहीं मिल पाता था, दूसरे लोग उन चीज़ों पे आ जाते थे, पैराशूट से उतार दिए जाते थे, बहुत सारे हैं वो जो, और मुस्लिम मसाइल पे उतनी बात नहीं हो पाती थी। इस बिना पर जो है हमने वहाँ से जो है रुखसत अक्सर रखी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ हैं, और वो 100 सीटों पर ऐलान भी कर चुके हैं कि हम अपनी पार्टी, जो हमारी पार्टी है एमआईएम, उसके बैनर तले हम चुनाव लड़ेंगे। तो वो भी लगातार मुसलमानों के मसले मसाइल से जुड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो असेंबली इंतखाब है, इसमें वो कहीं ना कहीं जो उनकी कोशिश है उसमें कामयाब हो पाएंगे कि नहीं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100 सीटों पे वो वैसा मामला रहेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो खाता खोल लेंगे। और मैं ये जानता हूँ कि 5 से 6 सीट उनको हासिल भी हो जाएगी और अगर सही से सोशल इंजीनियरिंग सही से हुई या उन्होंने अच्छे से की, उनके लीडरान अगर अच्छे से किए, प्रदेश अध्यक्ष ऐसे सिस्टम बिठाए और ऐसा नहीं हो कि पता चला कि राजभर जी जैसा धोखा बार बार उनको मिलता रहे। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सही से वो चलते रहे, सही से सोशल इंजीनियरिंग करते रहे, तो यकीनन मैं कहूँगा कि ये 10 से पार भी ये जो है हो सकता है। कुछ लीडरों का ये भी कहना है कि ओवैसी साहब अगर 4 या 5 सीट पा जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी को कोई कहीं ना कहीं भारी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। हो सकता है अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं शिकस्त भी खा सकती है उनकी वजह से। बिल्कुल खा सकती है, लेकिन ये तो उनके ऊपर है, अखिलेश जी के ऊपर है। अगर वो तमाम लोगों को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं तो इस मुतल्लिक भी सोचना चाहिए कि ओवैसी साहब को भी अगर कोई बात बन सकती है उसको बना लेनी चाहिए। नहीं तो मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि 100 सीट पर तो नहीं, लेकिन 25 सीटों पे ज़रूर इनका ज़ाविया ख़राब कर देंगे। जो सियासत के जानकार हैं उनका कहीं ना कहीं ये मानना है कि अगर ओवैसी साहब का दामन अखिलेश यादव पकड़ते हैं तो हिंदू मुसलमान की जो सियासत हमेशा से होती रही है वो आग और भी भड़क सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये इल्ज़ाम समाजवादी पार्टी पर लगता ही रहा है कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाली सरकार चाहिए या राम मंदिर बनाने वाली सरकार चाहिए। और ऐसे हालात में अगर ओवैसी जी से हाथ मिलाते हैं अखिलेश जी, तो ऐसी क्या लग रहा है, ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है कि नहीं? देखिए, जो इल्ज़ाम है वो तो है ही है, राम भक्तों पे गोली चाहिए। जो भी किया उन्होंने भी जो एक नर्म हिंदुत्व का जो है दामन पकड़ा हुआ है और रिस्क तो देखो लेना है। अगर नहीं लेंगे तो चाहे इस पार रहें चाहे उस पार रहें, और उस तरीके से करेंगे तो ये नुकसान होगा और उस तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा। रिस्क तो लेंगे, लेना ही पड़ेगा। और वो तो मेन उनको ये देखना है कि उनका जो ओरिजिनल वोट बैंक है, जिसके तल्लुक से कहते हैं कि जो माइस जो सिस्टम बैठा के रखा है
उन्होंने मुस्लिम यादव का, जो अब सुनने में ये आ रहा है कि अब उसको जो है महिला युवा की बात कर रहे हैं, तो वो तो रिस्क उनको लेना पड़ेगा। और नहीं लेंगे या फिर किसी और तरीके से वो करेंगे तो 25 सीटों पे ये तो काम इनका ख़राब हो सकता है। मैं ज़्यादा की बात नहीं करता, लेकिन 25 सीट पे ज़रूर ख़राब होगा, जो बिल्कुल जीती हुई सीट रहेगी और उनको लगेगा कि ये तो हम हार चुके। जिस तरीके से अभी हाल ही में आज़मगढ़ में जो है वज़ीर आला उत्तर प्रदेश के मौजूदा और उन्हीं के साथ जो है अमित शाह जी भी मौजूद थे, वज़ीर दाखिला, तो उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज़मगढ़ का नाम बदलकर आर्यमगढ़ किया जाएगा। और एक राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास करते दौरान उन्होंने ये कहा कि आज़मगढ़ के लोग जब दूसरे शहरों में जाते थे तो उनके नाम पे उनको कमरे नहीं मिलते थे और तरह तरह के जो उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते थे और उनको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो ज़िले का नाम जब बदल जाएगा तो कोई परेशानी नहीं रहेगी यहाँ के लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देने में या फिर अपने ज़िले का नाम बताने में। तो इस बात से कहाँ तक आप इत्तेफाक रखते हैं कि आज़मगढ़ का नाम बदल दिया जाएगा तो क्या ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी? ये देखिए पूरा प्रोपोगंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें फ़ख्र है आज़मगढ़ का होने पे, आदमी होने पे। अनवर जलालपुरी साहब कहते हैं कहते थे पूरी दुनिया में कि जहाँ जहाँ आदमी हैं वहाँ वहाँ आज़मी हैं। तो ये तो छलावा है। हम लोगों को तो फ़ख्र है कि हम लोग आज़मगढ़ के, और ये हो सकता है कुछ लोग रहे हों या फिर हों, हर जगह होते हैं, नॉन सीरियस एलिमेंट होते हैं, तो उसको लेकर के कोई मुद्दा नहीं बताना चाहिए। ये वो सरज़मीन है, राहुल सक्रेतीन की सरज़मीन है, कैफ़ी आज़मी की सरज़मीन है, अमीन हसन इस्लाही साहब की सरज़मीन है, शिबली नोमानी साहब की सरज़मीन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, किन किन का नाम लो, मतलब एक अगर अभी बताने बैठूंगा तो पूरी एक किताब लगेगी। ये जो है अपना कौन, ये इस्लाम साहब हैं, फ्रैंक इस्लाम साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं, मौलाना अबुल्लैस नदवी साहब हैं, सैकड़ों लोग हैं जिनके ऊपर से मुख्तलिफ शहरों का नाम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नाम बदल दिए हैं। तो उसी कड़ी में अब नंबर आ गया है आज़मगढ़ का, उन्होंने कह भी दिया है। तो अगर इसका नाम आज़मगढ़ बदल दिया जाता है, जो लोग अपने नाम के आगे आज़मी लगाते आ रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? उनके लिए भी एक प्रॉब्लम आ जाएंगी। नहीं, वो नाम कोई कहीं छोड़ता नहीं, जो लगाते आए हैं बिल्कुल लगाएंगे। क्या कैफ़ी आज़मी को फिर किस तरीके से आप जानेंगे? वो तो जा चुके बेचारे, लेकिन उनको भी क्या आप उस तरीके से देख पाएंगे? ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे लोग, और ख़ास तौर से हमारे जो है अक्सरती तबका के लोग, वो भी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे इन सब चीज़ों को। अच्छा, तो इस बार जो असेंबली इंतखाब है, इसमें ज़्यादातर मुसलमान तबका जो है वो आपके हिसाब से किसके साथ जा सकता है? क्योंकि ओवैसी साहब भी अपनी सियासी ज़मीन मजबूत कर रहे हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाकर वो भी मैदान में खड़ी है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से दलितों की राजनीति करती आई है, मुसलमानों की, तो वो भी, मायावती जी भी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। तो इन कंडीशन में, इन सिचुएशन में प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। लगातार जहाँ पर घटनाएं हो रही हैं वहाँ पर पहुँच के घटना स्थल का जायज़ा कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की 2022 की जो तस्वीर है वो क्या होगी और मुसलमान तबका किसके साथ जाएगा? देखिए, जहाँ तक मुसलमान तबके की बात है, वो नौजवान तबका MIM के साथ बिल्कुल लगा हुआ है, समाजवादी के साथ भी लगा हुआ और प्रियंका गांधी के भी साथ लगा है। लेकिन जब इलेक्शन आ जाएगा और जब ये होगा कि भाई 2-4 दिन में होने हैं, तो उस वक्त तस्वीर बदली सी लग रहेगी। लोग जो है दूर अंदेशी का वो देंगे। ऐसा नहीं है कि बंटवारा हो जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव को, जिनको कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सत्ता के बहुत करीब रहेंगे, अगर वो सही से सोशल इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि सही से अगर वो सोशल इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, सब लोगों को साथ लेकर चलने की बात नहीं करेंगे, तो उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और रही बात MIM की, तो नौजवान तबका बिल्कुल, क्योंकि हम देखते आए हैं ना, हमारी उम्र हो गई है 30-40 साल उम्र हो गई है हम लोगों की। हम लोगों को हमेशा यही कहा जाता है कि आपकी जो है अपने जो है होशमंदी का सबूत दो, आपकी होशमंदी को। क्या हर वक्त जो है मुसलमान सिर्फ इसी उसमें जो है बहकावे और छलावे और लॉलीपॉप में रहेगा कि होशमंदी का सबूत दीजिए? मतलब कब तक? कभी तो ऐसा मौका आना चाहिए कि भाई इन लोगों के सारे काम होने चाहिए। अच्छा, जो त्रिपुरा में घटना हुई, उसके बाद कासगंज में जिस तरीके से अल्ताफ़ के साथ जो वाक़या पेश आया, आपने देखा भी होगा और लोगों ने इस पर आवाज़ भी कहीं ना कहीं उठाई।
तो ऐसी घटनाओं को लेकर के जो सेकुलर पार्टियां तमाम हमारे मुल्क में है, अपने आप को जो सेकुलर कहते हैं, वो भी मुसलमानों के मसले मसाइल पे काफ़ी हद तक अपना दामन बचाते आ रही हैं। तो आखिर क्या वजह है कि सिर्फ जब वोट लेना होता है तो वो सेकुलर हो जाती हैं और मुसलमानों का वोट आसानी के साथ हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब उनके मसाइल पे बोलना होता है तो आवाज़ उठाने से कतराने लगती हैं तमाम पार्टियाँ? असल में देखिए, नाम नहाज सेकुलर पार्टियां इन्हें कह सकते हैं आप, क्योंकि इनको जो है ना, अगर देखते हैं कहीं मुस्लिम किसी घर में कुछ ऐसा हादसा होता है तो उनको ऐसा लगता है इसका साइड इफ़ेक्ट जो है होगा, तो उनको यही तो सोचना चाहिए कि कब तक ये छले जाएंगे मुसलमान। साइड इफ़ेक्ट ही से तो परेशान है कि मतलब अगर हम वहाँ गए तो ये हो जाएगा, वो नाराज़ हो जाएंगे, ये खुश हो जाएंगे, तो ये सब छलना ही तो होता है, मुसलमानों को छला ही तो जाता है। अभी कोई हमीरपुर में वहाँ होता है तो लोग परेशान होते हैं कि जाने के लिए, और कैसे कैसे जतन करते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, और वहीं पे जो है अक़लियती तबके के साथ ऐसा कुछ होता है तो सांस नहीं उनको आती है, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं होता है। वही जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उन्हीं के हवाले, उन्हीं के ज़िम्मे कर दिया जाता है कि जाइए आप देखिए जो है। तो ये सब जो दोगलापन है, दोगली पॉलिसी, ये मुसलमान अब बर्दाश्त करने वाला नहीं है। कम से कम तमाम सेकुलर पार्टियों को इस ताल्लुक़ से सोचना चाहिए कि ये गंगा जमुनी तहज़ीब इसको बरकरार रखनी चाहिए। दोनों जो है दोनों तबकों को लेकर के चलना चाहिए, और इस चीज़ को अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, आखिरी सवाल हसीब जमई साहब आपसे हमारा ये है कि अपोजिशन जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो रहा है, और अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला भी रहे, वो यहाँ के मौजूदा सांसद आज़मगढ़ के हैं, तो वो अपना किला और अपना गढ़ बताते आ रहे हैं। तो विपक्ष कहीं ना कहीं कह रहा है कि ना अखिलेश यादव सरकार आ पाएगी, ना ये उनका किला बच पाएगा। तो इसको लेकर आपके क्या नज़रिए हैं? ये बात तो सही है कि आज़मगढ़ के लोग जो है अपने सांसद के दर्शन को तरसते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब अखिलेश यादव यहाँ आते हैं तो वही चेहरे जो बड़े बड़े समाजवादियों के चेहरे होते हैं, जो लखनऊ में भी देखे जाते हैं उनके साथ, वही लोग दूसरी जगहों पे भी देखे जाते हैं। वही लोग यहाँ आज़मगढ़ सांसद जी आते तो वही लोग देखे जाते हैं। आम जनता के लिए कोई रास्ता नहीं होता है कि वो अपने नेताजी को देखे मिलें, या फिर उनको कोई तकलीफ़ है, अगर ये मकामी लीडरान उनको तकलीफ़ दिए हैं तो तकलीफ़ कह सकें, क्योंकि वो जो प्रोटोकॉल होता है वही 4-5 नेता जो समाजवादियों के हैं वही घेरे रहते हैं, और उन्हीं के मुतालिक शिकायत करनी है, और ये बेचारे नहीं कर पाते। बड़े ससोपंज का मामला है भाई। मैं तो उनके लिए यही कहूँगा कि भाई अखिलेश यादव जी, आप इस चीज़ पे विचार कीजिए, ख़ासतौर से आज़मगढ़ के ताल्लुक़ से। आपका जो भ्रम है वो बाकी रहे, यहाँ की जनता आपको यकीनन चाहती है, लेकिन आप ये तमाम चीज़ आप देखिए, उस पर विचार कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए और उसको समझाइए और उसका हल ढूंढिए। वही 4-5 चेहरे आपको लखनऊ में मिलते हैं, वही 4-5 चेहरे आपको यहाँ पे मिलते हैं। आम जनता कैसे आपसे मिले? यहाँ की आम जनता जो है कैसे, यहाँ के आप सांसद हैं वो आपसे कैसे मिले, अपने दुख दर्द कैसे कहे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसीब जामई साहब हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हसीब जामई साहब, जिनसे हमारी सियासत पर और कई मौजू पर ख़ास और तफसीली गुफ्तगू हो रही थी। ऐसी और तमाम ख़ास ख़बरों के लिए आप जुड़े रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन से यहीं पर विदा चाहता हूँ। मुलाकात होगी अगली एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। कैमरामैन सैफुल इस्लाम सैफ़ी के साथ उमैर आज़मी, मिल्लत टाइम्स, बिलरियागंज, आज़मगढ़। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com